Hello students, welcome back to Brainwaves by Netri. Today we are starting with class 8 geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को. Now in this small village in Tanzania, Africa Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. Peter lives in the heart of a sheep rearing region in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on the wide grassy plains with hills in the far distance. It is managed in the scientific way using the latest technology. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोस वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ये कुछ नहीं कह रहे, ये दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. फर्स्ट इज माम्बा एंड सेकंड इज पीटर. माम्बा कहाँ रहती है? अफ्रीका में रहती है. तो और जो उनका जो लैंड है वो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और पीटर जो है वो भी रियरिंग, शीप रियरिंग मीन्स वो भी एग्रीकल्चर ही, इन अदर वे एग्रीकल्चर ही करते हैं वो भी. तो जब ये करते हैं तो इनका जो लैंड है, मतलब लैंड पे ही तो करेंगे हम, फसल लैंड पे ही तो उगाएंगे. तो इनका लैंड जो माम्बा का है वो तो बहुत ज्यादा रफ है, बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है वहां पे. तो बहुत मुश्किल से वो अपना गुजारा कर पाते हैं. बट अदर साइड जो पीटर है वो अच्छे स्कूल में जाता है और देखता है अपने अंकल को कि वो अच्छे से शीप की देखभाल कर रहे हैं, अच्छे से उनका ध्यान रख रहे हैं. और बहुत अच्छा ग्रासी प्लेन है, मतलब ग्रास अच्छे सी है. बल्कि जो माम्बा का था वहां पे रफ प्लेन था, तो वहां पे इतनी अच्छी ग्रास नहीं उगती थी. बट वहां पे बहुत अच्छी ग्रास उगती है. इट इज मैनेज इन अ साइंटिफिक वे. और जो माम्बा कैसे, मतलब बिल्कुल ही कि नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल कोई साइंस, कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वो नहीं यूज कर रहे हैं. बट पीटर के केस में वो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं. ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होती है? जब हम हर चीज ऐसी यूज करें जो ऑर्गेनिक हो, जो खुद बनी हो. ऑर्गेनिक इन सेंस कि केमिकल्स ना हो उसमें, बहुत अच्छी हो. मीन्स ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कहते हैं ना, जो अच्छे पानी में, अच्छे लैंड पे, अच्छी जिसमें फर्टिलाइजर्स इतना ज्यादा नहीं पड़ा हो, मेन्योर्स गिरे हों उसमें. So Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. The difference is because of the differences in quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. अब क्योंकि इतना ज्यादा वो अलग है, क्यों अलग रह रहे हैं वो? क्योंकि क्या डिफरेंस है? लैंड में अलग है, कि लैंड उनका बहुत फर्टाइल लैंड है पीटर का, बट यहाँ पे रफ लैंड है. सॉइल अलग है दोनों की. वाटर देने का तरीका, वाटर कैसे दे रहे हैं, वाटर कितना अवेलेबल है. नेचुरल वेजिटेशन जो वो ग्रो कर सकते हैं नेचुरली. एनिमल्स अलग हैं. यूसेज टेक्नोलॉजी वो जो यूज कर रहे हैं, दोनों अलग तरीके से कर रहे हैं. क्यों क्यों अलग यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग जगह पे हैं, वहां पे अलग रिसोर्सेज हैं. ऐसा तो नहीं है हर जगह सेम रिसोर्सेज मिलते होंगे. अब आप ऐसे ही देख लो, सपोज हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और कोई साउथ इंडिया में रहता है. तो हम नॉर्थ इंडिया में, हमें कोकोनट, हमारे यहाँ कोई उगते थोड़ी ना है कोकोनट, पेड़ पे नहीं देखे होंगे आपने नॉर्थ इंडिया के साइड. बट साउथ साउथ इंडिया में आप जाओ तो कोकोनट आपको दिखेंगे. तो ये अवेलेबिलिटी होगी ना, एक चीज कहीं पे मिल रही है, एक चीज नहीं मिल रही है. ऐसी कोई चीज होगी जो इन नॉर्थ इंडिया में मिलती होगी और साउथ इंडिया में नहीं मिलती होगी. So land is almost among the most important natural resources. Land सबसे ज्यादा natural resource होता है. Land की होते हैं, वहीं से तो हमारी crops उगेंगी, वहीं से तो हम खाना मिलता है हमें land से. So it covers only about 30% of the total area of Earth's surface, and all parts of this small percentage is not habitable. एक तो जो अर्थ का सिर्फ 30% जो एरिया है वो लैंड है, बाकी कौन क्या है? वाटर है, बाकी सारा ओशियंस में.
और उसमें भी बहुत कम ऐसा लैंड है जहाँ पे हम रह सकते हैं। अब ऊपर एकदम आर्कटिक पे या अंटार्कटिक पे थोड़ी ना रह सकते हैं हम। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे जंगल है, वहां पे भी नहीं रह सकते। ऐसी जगह है जहाँ पे डेजर्ट है, वहां पे भी नहीं रह सकते। तो हम बहुत छोटी जगह में रहते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। और ये जो ऐसे होता है ना, कहीं पे हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, या कहीं पे सुनते हैं कि बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है। ऐसा क्यों? एक तो लैंड पे और एक क्लाइमेट पे हो सकता है। क्लाइमेट, अब सपोज जम्मू एंड कश्मीर में काफी कम लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ठंड पड़ती है वहां पे, इन कंपैरिजन टू जो मिडिल इंडिया में रहते हैं। वहां पे क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है या बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तो द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप रग्ड टोपोग्राफी क्या होती है? घिसी हुई मीन्स जो माउंटेन्स पे होती है। स्टीप स्लोप्स, ऐसी माउंटेन्स वाले ऑफ द माउंटेन्स। लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। अब लो लाइंग एरियाज कौन से? कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी आ जाता है। सपोज फ्लड हुए तो पानी आ गया, ओशन लेवल बढ़ गया तो पानी आ गया, वहां पे भी कम लोग रहेंगे, बहुत लोग चाहेंगे हम मतलब इन चीजों में ना पड़े हम। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। अब जो बहुत ज्यादा एकदम जंगलों में नहीं रहते लोग कि एकदम घने जंगल है, क्योंकि वहां पे रिस्क रहता है कि एनिमल्स आ गए तो क्या होगा, तो वहां पे भी नहीं रहते। प्लेन्स एंड रिवर्स valleys often suitable land for agriculture, hence they are densely populated areas of the world। but जो normal plain area है and रिवर्स के पास हैं, जो जैसे गंगा के पास हो गए, ब्रह्मपुत्र के पास, तो इतने नहीं रहते हैं। वो अलग रीजन से, क्योंकि वहां पे जंगल बहुत है नॉर्थ ईस्टर्न साइड। गंगा के पास, यमुना के पास आपने देखा होगा सारी जो मेजर सिटीज है वो भी इनके अराउंड ही है, लाइक कोलकाता, दिल्ली। तो वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। Now, land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries। अब लैंड है, लैंड पे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, माइनिंग, हम माइंस कर सकते हैं वहां पे अगर माइनिंग है तो। बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, ये सब हम लगा सकते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, कि हम लैंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं सिंपली। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड? तो यू हैव टू लिस्ट इट। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। कि अब यूज ऑफ लैंड जो है वो किससे डिटरमाइन होगा? फिजिकल फैक्टर से, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब सपोज हम पहाड़ पे हैं, पहाड़ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बहुत कम तरीके से हो सकते हैं, या हम वहाँ पे एकदम परफेक्ट कोई माइनिंग नहीं कर सकते, माइनिंग रोज नहीं एकदम अच्छे से कि एकदम परफेक्ट हो, हाउसेज इतने अच्छे से हम नहीं कर सकते, वहां पे एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते हम। तो टोपोग्राफी होता है क्या? प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, या फिर माउंटेन्स हैं, तो दिस इज टोपोग्राफी। सॉइल कैसी है? अब सपोज बहुत ज्यादा डेजर्ट वाली सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है डेजर्ट में जो होती है, तो अब उस पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। क्लाइमेट, अब बहुत ज्यादा वहां पे सपोज आपको डेजर्ट में ही क्या क्लाइमेट कैसा होता है? बारिश होती नहीं है वहां पे, बहुत गर्मी होती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा। ऐसी मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या आप हर चीज में लगा के देख सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। कि कितनी पॉपुलेशन रहती है और कैसी वो टेक्नोलॉजी यूज करती है, इसमें भी बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, अब जैसे हम वहां पे हम पहाड़ों पे भी हम यूज कर सकते हैं, हम थोड़ा एग्रीकल्चर कर सकते हैं विद यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी। टेरेस फार्मिंग करके लैंड को थोड़ा काट के, माउंटेन्स को थोड़ा काट के हम वहां पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land। तो ओनरशिप की, किसके पास ओनरशिप है, ओनरशिप की कौन उसका मालिक है। अब सपोज किसी गवर्नमेंट मालिक है तो वो पब्लिक लैंड हो गया, कि वो हर कोई जा सकता है, जैसे पार्क है तो वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, वो वहां पे हर कोई जा सकता है। इन द सेम वे प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, प्राइवेट लैंड की किसी एक का है वो। सपोज आप किसी के घर में नहीं जा सकते, ऐसे क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses।
like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. अब community lands को ही common property resources, common property है, वो किसी एक individual की property नहीं, common property है. People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. अब लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी. अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी, जो उनको चाहिए, उनको ज्यादा खाना चाहिए होगा, पानी की हमें जरूरत ज्यादा पड़ेगी. तो पर हमारे पास लैंड तो उतना ही है. अब लैंड उतना ही है तो खेती तो उतनी ही होगी. अब पर क्या हो रहा है, फूड की डिमांड बढ़ रही है तो क्वालिटी भी डिफर करती है कि कैसी क्वालिटी. एक होता है ना कभी कि दो अलग क्वालिटी के लैंड है तो एक पे ज्यादा फसल उग गई, एक पे कम फसल हुई है, तो वो क्वालिटी ऑफ लैंड पे डिपेंड करता है. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. और इसके लिए क्या करते हैं लोग, एनक्रोच कर लेते हैं. एनक्रोच मीन्स किसी और की जमीन हथिया लेते हैं. देखा होगा आपने मूवीज में, साउथ की मूवीज में बहुत दिखाते हैं ऐसे कि लैंड को हथिया लिया. द कॉमन लैंड इज टू बिल्ड अप कॉमन कमर्शियल एरिया, सॉरी कमर्शियल एरियाज के नॉर्मल एक पार्क कर दिया या फिर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, मॉल बना दिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस रहने के लिए अर्बन एरियाज में, या फिर अपना रूरल एरियाज में है तो एग्रीकल्चर लैंड, गांव में है तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा दिया. टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats of the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है. कैसे डिग्रेड हो रहा है, हम बहुत ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में, मीन्स क्योंकि हमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, उनकी हमें नीड्स पूरी करनी है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं. फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो उससे हमारी जो सॉइल की मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब वो इतनी अच्छी नहीं रहती है. फिर तो लैंड हमारा डिग्रेड हो जाता है उससे. लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं माउंटेन्स में, आपने क्या करा, रोज बना दिए तो उससे क्या, लैंडस्लाइड का डर रहता है. ऐसे ही आपने उसको टेरेस फार्मिंग कर दी तो लैंड यूज का रहता है थोड़ा सा. सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन रहता है. सपोज आपने आपने एक पेड़, वो जंगल था, आपने उसको काट दिया पूरे पेड़ उस पे, और आपने उस पे एग्रीकल्चर करी, पर आपने कुछ उगाया उसमें, बट आप जब फसल उसको काटेंगे उसको तो मिट्टी तो एकदम तो नहीं, कुछ और क्रॉप्स डाल देंगे तो कितने थोड़े दिन वो ऐसी खाली रहा, उसमें कुछ नहीं रहा. तो अब पानी वहां पे आएगा, बारिश होगी तो सॉइल क्या, वो सॉइल को बाहर क्यों लेके चला जाएगा पानी, तो इससे सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगी. Are the major threats of the environment because of expansion of agriculture and construction activities की वजह से. डेजर्टिफिकेशन होता है कि बहुत ज्यादा हम पानी डालते हैं, पानी में क्या होता है, नमक होता है, तो नमक जब आ जाता है तो वो डेजर्टिफाई मीन्स थोड़ी बैड क्वालिटी ऑफ सॉइल कर देता है, क्योंकि हम पानी डालते हैं, पानी क्या इवेपोरेट पानी हो गया, बट नमक तो जमीन में ही रहा, तो वो चीज सॉइल को डिग्रेड करती है, डेजर्टिफाई करती है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड यूज, तभी दिखा रहे हैं पहले हमारा लैंड ऐसे था, फिर हमने थोड़ी डेवलपमेंट करी, फिर ये थोड़ी सी ज्यादा, मतलब बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड बचा, बट फिर भी अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब बिल्डिंग्स हो गई. तो वी हम लैंड यूज कि हम कितनी तरीके से लैंड यूज कर सकते हैं, ओवर टाइम कैसे चेंज होता है लैंड यूज. Conservation of land resources. Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, घर में रहेगी, घर के लिए लैंड चाहिए होगा उसको, लैंड है नहीं तो जंगल काटेंगे हम फॉरेस्ट को काटेंगे, और अरेबल लैंड खत्म करेंगे, मींस एग्रीकल्चर वाला लैंड खत्म करेंगे, तो उससे हमारा नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहा है. फॉरेस्ट को हम पेड़ को काट रहे हैं तो वो हमारा नेचुरली रिसोर्स हम खत्म कर रहे हैं अपना. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. और इसको हमें चेक करना पड़ेगा, मीन्स इतना हम पेड़ नहीं काट सकते, बहुत ज्यादा नुकसान होगा इन लॉन्ग टाइम, इन लॉन्गर ड्यूरेशन, इन लॉन्ग पीरियड में हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा. नाउ एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा. डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ को उगाना और पेड़ लगाना.
लैंड रिक्लेम कैसे, सपोज कहीं पे बिल्डिंग बिल्डिंग बना दी है, तो उसको हटा देना वहां से और लैंड को रिक्लेम करना, एग्रीकल्चर वापस से शुरू कर देना उस पे फिर से, या फिर से उसमें पेड़ उगा देना, उसको फॉरेस्ट बनाना फिर से। रेगुलेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, रेगुलेट करना यूज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं कीड़ों को मारने के लिए जो यूज होते हैं, और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए लगता है। तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग कौन, अब एनिमल्स को हम क्या चरवाते हैं, तो मतलब, तो उससे क्या वो ज्यादा खा लेते हैं, मतलब ज्यादा वो ग्रासेस वो खाड़ के खाते हैं, तो वो अच्छी मिट्टी जो हमारी फर्टाइल मिट्टी होती है उसको भी वो खा लेते हैं। आर सम कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब वेदरिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होता है, बहुत आपने नॉर्मल लैंड है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है वहां पे, आपने देखा होगा नॉर्मल एकदम लैंड है, वहां पे कभी कभी क्या होता है, थोड़े मिट्टी आ जाती है, या फिर थोड़े बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं, क्योंकि वो जो लैंड है एकदम एकदम स्मूथ हमारा, उस पे जैसे बारिश की बूंदे पड़ी या फिर पानी फ्लो हो रहा है या फिर विंड चल रही है, वो उसको वेदर करती है, वो उसको तोड़ती है उस रॉक को, और उस रॉक को धीरे धीरे तोड़ते हुए वहां पे मिट्टी आ जाती है, रॉक्स को तोड़ेंगे, टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर एक्शन प्लांट्स उसको मारते हैं, एनिमल्स की वजह से, ह्यूमंस की वजह से वहां पे, फिर क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद सॉइल आ जाती है। ऐसे ही सॉइल बनती है, वेदरिंग जब रॉक है हमारा, धीरे धीरे वो पानी की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, विंड की वजह से वो वेदर्ड होना शुरू हो जाता है, स्नो की वजह से एकदम प्रेशर पड़ता है, तो वो धीरे धीरे इसकी वजह से वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो छोटे छोटे पत्थर में, छोटे छोटे पत्थरों में टूटता है, एंड देन इट कन्वर्ट टू सॉइल। नाउ द थिन ऑफ ग्रेनी सबसरफेस कवरिंग द surface ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सॉइल। मिट्टी तो सबने देखी है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक। लैंडफॉर्म डिटरमाइन करेगा कि किस चीज का बना है लैंडफॉर्म। अब सपोज बहुत ज्यादा कैल्शियम का बना है, कैल्शियम कैल्शियम का बना है, तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, वेदर्ड हो जाएगा। कैल्शियम चौक जिसकी होती है, तो कंपैरेटिवली अब आप मेटल लेके बैठ गए, मेटल है किसी चीज में, और एक जगह हम वो लेके बैठ गए चौक, तो हम कौन सी ज्यादा जल्दी घिस जाएगी, चौक। तो ऐसे ही लैंड फॉर्म्स डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से वो लैंड बना हुआ है। अगर वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल से बना है तो वो जल्दी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा जो हार्ड रॉक से बना है वो धीरे धीरे बनेगा, बनेगा तो वो भी, बट बहुत टाइम लेके और बहुत धीरे धीरे। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. Organic matter होते हैं जो dead and decaying होते हैं। मिनरल से बना है, अब सपोज कैल्शियम से बनी है कोई मिट्टी, कैल्शियम से कोई बनी है मिट्टी, तो उसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम रॉक से अगर बनी है। वेदर्ड रॉक्स होती है, वेदर्ड रॉक हमने देख लिया, वेदर्ड रॉक जो धीरे धीरे घिस घिस के बनती हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। Now, landslides are simply defined as a mass movement of rock, debris or earth down a slope. क्या होता है, सपोज दिस इज अ, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा माउंटेन है, यहाँ से जब एक एरिया गिर के नीचे गिर जाए, तो हमारा क्या हुआ, सिंपली मास मूवमेंट हुआ, ये हमारा मास मूवमेंट ऑफ रॉक का, डेब्रिस डाउन द स्लोप, नीचे गिर गया ये। they often take place in conjugation with earthquake। suppose earthquake आया तो होता है, या फिर floods आ गए, volcano आ गए, तो नॉर्मली इस तरीके से होते हैं। नॉर्मली जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो बहुत छोटे स्केल पे होते हैं, बट जो बड़े स्केल पे लैंडस्लाइड्स होते हैं वो इन वजह से होते हैं। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। suppose बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उस वजह से हो जाता है लैंडस्लाइड। The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream to its bursting। और जो नीचे लोग रहते हैं वहां पे, जो जिनके घर है वहां पे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन द हिली टेरेन, landslides have been a major and widespread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। और ये बहुत ज्यादा कंसर्न है नेचुरल, क्योंकि डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं।
Case study: a massive landslide hit Panji village near Rekongpio in Kannauj district of Himachal Pradesh and damaged 200-meter stretch of old Hindustan Tibet road, National Highway 22। तो ऐसे ही एक लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था हिमाचल प्रदेश में। एक जो नेशनल हाईवे था वो टूट गया। ड्यू टू द लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज में एक ब्लास्ट हुआ था और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ द स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड इन नियरबाई विलेजेस। द पंजी विलेज वाज कंप्लीटली वेकेटेड टू अवॉइड द एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और उसको वेकेट कर दिया मीन्स वहां से लोगों को हटा दिया, वेकेट हो गया, खाली कर दिया उस जगह को। अब मिटिगेशन हम कैसे रोक सकते हैं? एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them। कुछ ब्रॉड मिटिगेशंस मींस हम कुछ चीजें जो यूज करते हैं टू अवॉइड दिस। कैसे? hazard mapping to locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements। अब मैपिंग क्या होता है? सपोज मैं मैप खोल के बैठ गई, मैंने जगह मार्क कर दी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं तो मुझे यहाँ पे सेटलमेंट नहीं करनी है। तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैपिंग करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे हमें सेटलमेंट नहीं क्रिएट मीन्स हमें यहाँ पे घर क्रिएट नहीं करने हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन एक वॉल क्रिएट करना, एक नेट का एक कुछ लगा देना नेट। तो सपोज कोई पत्थर गिरा तो उसी के ऊपर गिर गया। इंक्रीज द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन लगा देना वहां पे, अगर हम पेड़ उगा देंगे तो वो मिट्टी को एकदम पकड़ के रखेंगे और फिर वो नीचे नहीं गिरेगी हमारी मिट्टी। तो ऐसे हम अवॉइड कर सकते हैं लैंडस्लाइड को। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। अब जो ड्रेनेज जो वर्क करते हैं, ड्रेनेज इन सेंस जहां से रिवर फ्लो करती है उसको ड्रेनेज कहते हैं। अगर हम उसको वर्क दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ले आएंगे तो ऐसे, क्योंकि पानी लगातार मूव होता रहेगा तो लैंडस्लाइड हम अवॉइड कर सकते हैं। नाउ सॉइल प्रोफाइल, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। अब ऊपर ही हम ह्यूमस और ह्यूमस क्या होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मींस जो प्लांट्स जो मर जाते हैं उसको वो वहीं पे ही रह जाते हैं, तो वो चीज होती है डेड एंड डिकेइंग। और धीरे धीरे वो डिके होंगे, धीरे धीरे वो सड़ेंगे। उस चीज को वो बहुत अच्छी करती है सॉइल को हमें। फिर नीचे आती है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। ऊपर तो ऑर्गेनिक मैटर आ गया, नीचे हमारा आ गया सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। क्ले में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में रिलेटिवली बड़े होते हैं, सिल्ट में बीच में होते हैं। मींस सैंड, सैंड में सबसे बड़े, क्ले में सबसे कम और सिल्ट में बीचों बीच। फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, रॉक से ही तो बनता है, रॉक से ही बनती है हमारी सॉइल, तो वेदर्ड हो चुकी है ये रॉक, मींस घिस चुकी है ये रॉक। फिर पेरेंट रॉक यहाँ पे इससे जिससे बन रही है हमारी सॉइल। तो ऐसे हमारा सॉइल प्रोफाइल होती है ये। इट टेक्स हंड्रेड ऑफ इयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं टू फॉर्म। अब factors of soil formation, the major factors of soil formation are the nature of parent rock and climatic factors। सपोज पेरेंट रॉक बहुत ज्यादा हार्ड है तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी वो सॉइल रिलेटिवली। अगर हमारी पेरेंट रॉक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो वो जल्दी बन जाएगी, पर हार्ड है तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सपोज वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा विंड चल रही है, सब कुछ हो रहा है वहां पे, तो जल्दी बनेगी क्योंकि पानी पड़ेगा उस पे। अब सपोज एकदम सूखी सी कोई जगह है, वहां पे कुछ ऐसा विंड भी नहीं हो रही है ना ज्यादा, लोग है वहां पे, तो वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा वहां पे बनने में। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और ये तो मेन फैक्टर्स हो गए हमारे कि किस पेरेंट से किस कौन सा पेरेंट रॉक है और क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उस एरिया के। सेकेंड है कि टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन टाइम टेकन। सपोज मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ 1000 years, और एक जगह मैंने ली 1 लाख ईयर्स, तो कौन सी अच्छी सॉइल बनेगी? 1 लाख ईयर्स वाली। तो जितना ज्यादा टाइम लेंगे हम उतनी अच्छी फॉर्मेशन होगी सॉइल की। सेकेंड इज रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक जगह जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मीन्स प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग, बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं वहां पे पहले से ही, और वहां वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं सॉइल को। एक जगह एकदम वहां पे कोई प्लांट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, एकदम खाली लैंड पड़ा हुआ है, तो कौन सी जगह में जल्दी बनेगी सॉइल?
जिसमें ज्यादा प्लांट्स हैं, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है जहाँ पे। नाउ थर्ड इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है मैंने बता चुकी। कैसी, अगर प्लेन है, सपोज एक जगह हमारी प्लेन है, एक जगह माउंटेन्स है, तो कौन से में जल्दी बनेगी सॉइल? प्लेन वाली में। क्योंकि टोपोग्राफी में माउंटेन्स में क्या होगा, अब सपोज सॉइल बनी, लैंडस्लाइड हो गया, वो सॉइल गिर गई, वापस से हमारा जो माउंटेन था वो एकदम रग्ड हो गया, थोड़े टाइम बाद कोई सॉइल बनी फिर वो नीचे आ गई। तो ये होता है माउंटेन्स में, तो इसलिए इतनी अच्छी सॉइल नहीं बन पाती कंपैरिजन टू प्लेन्स। क्योंकि प्लेन्स में जहाँ पे जो सॉइल है वो वहीं रहेगी। अगर विंड इतनी ज्यादा, मीन्स विंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाएगी, बट इतनी छोटा तो नहीं होता हमारा प्लेन की वो कहीं और ही चली जाए। माउंटेन्स में क्या होता है, एकदम नीचे आ जाती है। तो ये हमारे डिफर करते हैं। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रॉक में कैसा पेरेंट रॉक है, रिलीफ कैसा है, जो हमने करा कि एल्टीट्यूड है। फिर ठीक है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड वही माउंटेन्स पे। फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस फॉर्मेशन की कहाँ पे अच्छी फॉर्म होगी तो वहां जल्दी बन जाएगी। टाइम, जितनी ज्यादा हम टाइम देंगे उतना ज्यादा हमारी अच्छी बनेगी। एंड क्लाइमेट की टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर। So that's it, students. We are ending our chapter here, and the remaining portion we'll do in another video. So please like this video, subscribe to the channel, and share it with your friends.